नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बढ़ रहे भूवैज्ञानिक खतरे, विशेषकर भूकंप और भूस्खलन पर शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन और हिमकोष्ट द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ इसके रोकथाम के लिए सुझाव देंगे। सरकार इन सुझावों के मुताबिक भविष्य के लिए निर्माण संबंधी नीति निर्धारित करेंगी ताकि आपदा में नुकसान कम हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई है, इसलिए भविष्य की चुनौतियों के लिए भी सरकार को नीति निर्धारित करनी होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भविष्य में भी आ सकती हैं। इसलिए सरकार सिस्टम और नदी नालों के आसपास निर्माण के लिए सरकार कुछ नीति निर्धारण करने पर भी विचार कर रही है। वहीं कार्यशाला में हिस्सा लेने पहुंचे भूवैज्ञानिक हरि कुमार ने बताया कि निर्माण से पहले जगह इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के साथ भौगोलिक सर्वेक्षण भी करवाया जाना चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके कि जगह की निर्माण क्षमता क्या है और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह पर बनाया जा सकता है। तभी आपदा आने पर नुकसान से बचा जा सकता है। इसके अलावा निर्माण के नियमों में भी बदलाव की आवश्यकता है। पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पहले कभी बारिश नहीं होती थी, इस बार बारिश हुई है और लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। इस बार ज्यादा बारिश के कारण ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए और ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। लैंडस्लाइड प्रूवन एरिया है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो हमारे नाले हैं, नदी है, उनके किनारे क्या नियम बनाने हैं और सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सर, कुछ से हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला ना, हम प्लान करके करना है। बहुत सारे बिल्डिंग्स और रोड्स जो भी है हो रहा है। कल जो सिक्किम में हुआ, बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो ठीक से प्लान किया नहीं, ठीक हैजर्ड क्या क्या हो सकता है उसका पढ़ाई नहीं किया, और मे भी शायद पढ़ाई किया होगा लेकिन पूरा पढ़ाई नहीं किया। इसके वजह से ये आपदाएं हो रहा है। सो हमारा इधर मेरा जो सब्जेक्ट था वो मिजोरम का कैपिटल आइजोल का एक केस स्टडी प्रेजेंट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बिहार सरकार द्वारा जाति के आधार पर जनगणना करवाने और इससे देश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होने की बात कहते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना का समर्थन करने पर सवाल खड़े किए थे। तो वहीं पूर्व सीएम शांता कुमार के बयान पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पलटवार करते हुए जातिगत जनगणना को सही करार देते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका पूर्ण समर्थन करने की बात कही है। प्रेम कौशल ने कहा है कि जब देश में विभिन्न जाति के लोग हैं तो जातिगत जनगणना करने में बीजेपी को क्या परहेज है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी नेता जातिगत आधार पर लाभ लेने व बयानबाजी करने से पीछे नहीं रहते, वहीं दूसरी तरफ जातिगत आधार पर जनगणना करने पर विरोध कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। वहीं आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर लगातार चौतरफा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू था। अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भी जातिगत जनगणना को लेकर आवाज उठ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में तो जाति का नाम लेकर वोट मांगती है, लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो बीजेपी क्यों पीछे हट जाती है। यह बीजेपी के दोहरे चरित्र का निशान है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में जातिगत जनगणना को लेकर बिहार का उदाहरण दिया गया। बिहार में नीतीश सरकार जातिगत जनगणना को लेकर लगातार आगे है। उसी का उदाहरण देते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कितनी जातियां हैं और किस जाति में कितने कमजोर लोग हैं और कितने अच्छे स्तर पर लोग हैं। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखे जाए तो किस समाज में कितने लोग किस स्तर पर हैं। वहीं इसी को लेकर लगातार हिमाचल में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के से यहाँ से अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं,
वो कई बार कह चुके हैं कि 6,000 मकान जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल के लोगों को दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक तो झूठ बोलना बंद करें, बहुत बड़े पद पे हैं, हमारे सांसद हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, अपने लोगों से क्यों झूठ बोल रहे हैं? अगर 6,000 मकान, जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं आपदा में, उनके लिए केंद्र सरकार ने ये मंजूर किए हैं, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो लोगों को दिखाएं। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मिलने वाले रूटीन में घर हैं, जिसमें 1,30,000 रुपए एक मकान को बनाने के लिए दिया जाता है। वहीं बीते कल हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रानावत ने फेसबुक पर पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल कंगना रानावत ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए दिए, लेकिन साथ ही आपदा राहत कोष पोर्टल के काम न करने पर सरकार पर तंज कसा और इसे शर्मनाक बताया। इस पर जब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान इस दौरान कंगना रानावत पर सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नरेश चौहान ने कंगना को जवाब देते हुए कहा कि जब से राहत कोष की स्थापना हुई है, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर दान दिया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ा 200 करोड़ के ऊपर जा चुका है। वहीं वाटर सेस को लेकर कंपनियों को भेजे गए नोटिस पर प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में आई तो सरकार का खजाना खाली था। ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश सरकार के स्रोत बढ़ाने में है। इसी कड़ी में वाटर सेस लगाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार निजी कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है, बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत हुई तो वाटर सेस पर लगाई गई दरों पर सरकार कंपनियों के साथ नेगोशिएशन भी कर सकती है। मैं जी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा भी नहीं है उनका ट्वीट। लेकिन एक बात आपको और हमको पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, जब से हमने कोष की स्थापना की है, इसमें बहुत सारा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आज आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर जा चुका है, लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार, हर वर्ग के लोग, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं जो गुल्लक के जरिए अपनी सेविंग करते हैं, या वो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हैं, या वो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, या एनजीओज हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, सबने जो है दिल खोल के अपनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपदा राहत कोष में मदद की है। वहीं पूर्व मंत्री और सुलह के विधायक विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने 10 माह का समय बीत चुका है और सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं, प्रदेश का खजाना खाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वक्तव्य के माध्यम से विपक्ष की भूमिका निभा रही। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को भी सुक्खू की सरकार पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई है। उन्होंने आगे कहा कि आपदा को लेकर जिन लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया, उसका भी सही ढंग से प्रयोग नहीं हुआ है। विपिन परमार ने आगे कहा कि हिमाचल की आर्थिकी को लेकर सरकार विधानसभा में जो श्वेत पत्र लाई थी, वो भी अब एक झूठ का पुलिंदा था। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए वे श्वेत पत्र लाया गया। उन्होंने आगे कहा कि हालत सरकार की आज है ऐसी कि हालत पहले के जैसी ही है। उन्होंने आगे कहा कि दोस्तों की सरकार है और जो मस्त है, जनता त्रस्त है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा स्वर्ण वोट को अपने हित में प्रयोग किया है और उसके बाद स्वर्ण समाज को दोनों दल भूल गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के द्वारा 100 दिन की अन्न त्याग यात्रा की जा रही है ताकि इन राजनीतिक दलों से स्वर्ण के हितों की रक्षा की जा सके। वहीं 100 दिन की यात्रा शुक्रवार को ढालपुर पहुंची, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यात्रा में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर का स्वागत किया गया। वहीं ढालपुर से लेकर रामशिला तक एक रैली भी निकाली गई और कांग्रेस सरकार से मांग रखी गई, स्वर्णों के हितों को लेकर भी जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए। कि सरकार होती है और अगर सरकार जनता के पास रोने लग जाएगी तो
तो जनता किसके पास रोएगी? अगर सरकार चिल्लाने लग जाएगी कि हमारे पास आर्थिक तंगी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, कोई सरकार के पास कोई अपने लिए कुछ मांगने के लिए जाता है तो उसको बोल दिया जाता है भी हम खाली हैं। अरे भाई, अगर सरकार खाली हो गई तो जनता क्या होगा? जनता किसके पास जाएगी? चुनाव आने से पहले तो बड़े बड़े वायदे करते हैं कि किसी को 1500 रुपया देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे और इस प्रदेश की जो बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको खत्म करेंगे। और ये जो फ्री की योजनाओं का जो इन्होंने एक प्रचलन इस देश में चलाया इन राजनीतिक दलों ने, भाई साहब, ये देश को आगे बढ़ाने और देश को मजबूत करने के लिए नीतियां योजनाएं नहीं है, इस देश को बर्बाद करने के लिए नीतियां योजनाएं हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो कि समर्थ कार्यक्रम 2023 के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसमें आपदा काल में जोखिम को कम करने, आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने पर चर्चा की जा रही है। समर्थ 2023 के अंतर्गत आज नाहन के डाइट संस्था में 15 दिवसीय कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर स्कूली बच्चों के लिए आपदा पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग जैसे आयोजन किए गए। जिला स्तरीय आयोजन में स्कूली बच्चों ने भाग लिया और अपने विचार प्रकट किए। डाइट संस्था के कार्यशाला प्रभारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि आज बच्चों के लिए आपदा आधारित कार्यक्रम रखा गया है, जबकि कल लोक निर्माण विभाग के विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। वहीं जिला सोलन पुलिस ने बीते कई माह में नशे के सौदागरों पर कड़ा एक्शन लिया है। इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी द्वारा 50 किलो से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए हैं। पुलिस लाइन सोलन में मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। इसमें 6 किलो चरस को नष्ट किया गया है, वहीं 42 किलो भुक्की को भी नष्ट किया गया है। 2 किलो गांजा और 10 ग्राम हीरोइन को ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी द्वारा पूरे एनडीपीएस नियमों के तहत नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी नशे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। जिला पुलिस सोलन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने सोलन के विभिन्न थानों में पंजीकृत 21 मुकदमे जो थे, जिनमें 13 मुकदमे जो वो डिसाइडेड केसेस हैं जिनमें सजा हो चुकी है, और 8 मुकदमे हैं जिनमें ट्रायल से पहले जो है डिस्पोजल हुआ है। इन 21 मुकदमों में करीबन 50 किलो से ज्यादा का कॉन्ट्राबैंड एसओपी के मुताबिक जलाकर नष्ट किया है। इसमें 6 किलो से ज्यादा चरस, 10 ग्राम से ज्यादा हेरोइन, तकरीबन 2 किलो गांजा और 42 किलो से ज्यादा भुक्की जो है जलाई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।